इस बुखार में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे इन स्रोतों का एक ही मूल मंत्र है कि दवा से ज्यादा सावधानी ही इसका असली उपाय है। पैनिक करके तुरंत ढेर सारी दवाइयां खाने से बेहतर है इसके पीछे की बायोलॉजी को समझना। तो चलिए उसी पहले कदम से शुरू करते हैं जहां से ये पूरी समस्या जन्म लेती है। हमने अभी बात की कि वायरस तो हमेशा मौजूद है, लेकिन मौसम बदलने पर ही वो हमला क्यों करता है? देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है। क्या ये अचानक गर्म से ठंडे या ठंडे से गर्म वातावरण में जाना शरीर के लिए वैसे ही एक थर्मल शॉक है, जैसे किसी उबलते हुए कांच के गिलास पर अचानक बर्फ का पानी डाल दिया जाए? अरे, ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। चिकित्सकों के हवाले से हमारे स्रोत भी बिल्कुल यही बताते हैं। मान लीजिए बाहर चिलचिलाती धूप है, इंसान पसीने से लथपथ अंदर आता है और तुरंत एसी के सामने खड़े होकर फ्रिज का एकदम ठंडा पानी पी लेता है, जो कि बहुत ही आम बात है गर्मियों में। बिल्कुल है। या फिर कोई अत्यधिक ठंडा पेय पदार्थ पी ले या आइसक्रीम खा ले। इससे होता क्या है कि सबसे पहले गले में खराश पैदा होती है। गले की जो रक्त वाहिकाएं हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, वो अचानक सिकुड़ जाती हैं। मतलब खून का बहाव कम हो जाता है। एकदम सही। और उसी खून में हमारे इम्यून सिस्टम के रक्षक होते हैं। जब वो सिकुड़न होती है तो वायरस को एक तरह से फ्री पास मिल जाता है और वो पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। तो मतलब ठंडा पानी सीधे तौर पर बीमारी नहीं है, वो सिर्फ हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को कुछ देर के लिए सुन्न कर रहा है। बिल्कुल। और अचानक बारिश में भीगने या फिर बहुत देर तक भीगे कपड़े पहने रहने से जो जुकाम होता है और फिर वो वायरल में बदलता है, उसकी प्रक्रिया भी यही है। पर यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, ये एक संक्रामक विषाणु है। मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला। हाँ, लेकिन जब ये किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो तुरंत असर नहीं दिखता। अच्छा, तुरंत बुखार नहीं आता? नहीं, इसमें 1-2 दिन का समय लगता है। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद व्यक्ति असल में इस बुखार की चपेट में आता है। तो जब वायरस शरीर में प्रवेश कर चुका है और वो थर्मल शॉक वाला डैमेज हो चुका है, तो अगले 1-2 दिन में ये बाहर कैसे प्रकट होता है? तब आते हैं इसके लक्षण, जो कभी-कभी काफी परेशान करने वाले हो सकते हैं। वही मैं सोच रही थी। मतलब बुखार तो आम बात है, लेकिन हमारे स्रोत में कुछ बहुत ही असामान्य लक्षणों का जिक्र है। जैसे इसमें घुटन सी महसूस होना और शरीर में दाह मतलब जलन होना। ये काफी डराने वाला है। हाँ, ये लक्षण सामान्य बुखार से थोड़े अलग होते हैं। क्या इस वायरस का ग्राउंड जीरो हमेशा हमारा गला और नाक ही होता है? शुरुआत वहीं से होती है। अगर हम लक्षणों का विस्तृत विवरण देखें तो सबसे पहले गले में खराश, खिचखिच, गले और नाक में खुजली होना और नाक से पानी गिरना शुरू होता है। जो कि टिपिकल सर्दी जुकाम लगता है। बिल्कुल। लेकिन फिर सिर दर्द और बदन दर्द के साथ अचानक बुखार चढ़ता है। और इस बुखार में तापमान के विशिष्ट आंकड़े हैं। कितने तक जा सकता है ये? शरीर का तापमान आसानी से 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, कई बार उससे भी अधिक। बाप रे, 103 डिग्री? हाँ, और इसी बढ़े हुए तापमान की वजह से शरीर में वो दाह या जिसे हम जलन कहते हैं, वो महसूस होती है। बेचैनी बढ़ जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। और वो घुटन वाली बात, इंसान को सांस लेने में दिक्कत क्यों लगती है? देखिए, जब शरीर का तापमान 103 डिग्री तक पहुंचता है तो शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। दिल तेजी से धड़कता है और दूसरी तरफ वायरस को फंसाने के लिए शरीर नाक और गले में बहुत सारा म्यूकस मतलब बलगम बना देता है। अच्छा, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। एकदम सही पकड़े आप। रास्ता सूजा हुआ है और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। इसी असंतुलन की वजह से वो घुटन और बेचैनी महसूस होती है। ये सब सुनकर तो पहला विचार यही आता है कि इंसान तुरंत भागे और किसी डॉक्टर से भारी भरकम दवाइयां ले ले, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। वही तो। जब लक्षण इतने परेशान करने वाले हों तो घबराकर दवाइयां लेने के बजाय स्रोत सामग्री हमें सीधा हमारी रसोई और दादी नानी के घरेलू उपचारों की ओर क्यों ले जाती है? क्योंकि हमारे किचन में ही वो चीजें मौजूद हैं जो शरीर को इस वायरस से लड़ने में मदद करती हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर रसोई की बात करें तो यहाँ मैं एक आम धारणा पर सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आमतौर पर बीमारी में लोग ताजे फल जैसे संतरे खाने की सलाह देते हैं, विटामिन सी के लिए। ये बहुत लोग करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि केला और संतरा बिल्कुल नहीं देना है। क्या ये एक दिलचस्प विरोधाभास नहीं है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और ये सच में लोगों को हैरान करता है। लेकिन इसके पीछे खान पान के सख्त नियम हैं जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित हैं। तो केला और संतरा क्यों वर्जित है? देखिए, केले से गले का म्यूकस और गाढ़ा हो जाता है। जब गले में पहले से ही खिचखिच है तो केला उसे और चिपचिपा बना देता है
और संतरे का एसिड एक छिले हुए गले में खराश और सूजन को बढ़ा सकता है। इसलिए केले और संतरे से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ठंडे पेय पदार्थ तो पूरी तरह से निषेध हैं ही, खट्टे फल भी नहीं खाने? बिल्कुल, केवल गर्म या गुनगुने पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। रोगी को सबसे ज्यादा मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, और वो भी गुनगुना पानी अति उत्तम है। तो फिर खाने में क्या दें? क्योंकि भूख तो वैसे ही नहीं लगती। भोजन में केवल हरी सब्जियां, हल्का और सुपाच्य खाना दें। मतलब ऐसा खाना जो आसानी से पच जाए, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, जो पौष्टिक भी हो। भारी खाना पचाने में शरीर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकता। सही बात है। और वो जो भयानक गले की खराश है, उसके लिए क्या उपाय है हमारी रसोई में? उसके लिए हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर धीरे धीरे पीना बहुत फायदेमंद है। और सबसे जरूरी, गर्म पानी में नमक डालकर बार बार गरारे करना। नमक के पानी के गरारे। ये काम कैसे करता है? ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है। नमक का पानी गले की सूजी हुई कोशिकाओं से अतिरिक्त पानी खींच लेता है, जिससे सूजन तुरंत कम हो जाती है। वाओ! और हमारे नोट्स में कुछ खास जड़ी बूटियों का भी जिक्र है, जैसे तुलसी अदरक वाली चाय। हाँ, लौंग और इलायची डालकर बनाई गई तुलसी अदरक वाली चाय के बहुत फायदे हैं। अदरक सूजन कम करता है और तुलसी हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करती है। और एक खास रामबाण काढ़े के बारे में भी लिखा है ना? बिल्कुल, ये काढ़ा गिलोय, अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। इसे सुबह और शाम पीने की सलाह दी गई है। गिलोय का क्या रोल है इसमें? गिलोय बहुत ही शक्तिशाली है। ये शरीर के उन सेल्स को उत्तेजित करता है जो वायरस को निगल जाते हैं। इसीलिए इसे रामबाण कहा गया है। ये तो हुई घर के डॉक्टर की बात। लेकिन वो रेखा कहाँ खींची जाए जहाँ घर के डॉक्टर की जगह एक असली डॉक्टर की जरूरत पड़ती है? ये पहचानना बहुत जरूरी है। मतलब जब तापमान 103 डिग्री तक पहुंच जाए, तो उस पैनिक वाले क्षण में तुरंत क्या करना चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो? देखिए, जब बुखार बहुत तेज हो जाए तो सबसे प्राथमिक उपचार है रोगी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखना। सिर पर ही क्यों? ताकि दिमाग को अत्यधिक गर्मी से बचाया जा सके। ठंडे पानी की पट्टी रखकर बुखार को कम करने की विधि बहुत पुरानी और कारगर है। और दवाइयों का क्या? क्या हम कुछ सुरक्षित दवा ले सकते हैं? हाँ, सिरदर्द और बदन दर्द से राहत के लिए सिर्फ पैरासीटामोल टिकिया लेने की अनुमति है। इससे शरीर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाता है। लेकिन यहाँ हमारे स्रोत में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है एंटीबायोटिक्स को लेकर। बिल्कुल, ये एक कड़ा निर्देश है कि एंटीबायोटिक दवाएं केवल और केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। लोग अक्सर मेडिकल स्टोर जाकर सीधा एंटीबायोटिक ले आते हैं। ये गलत क्यों है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती हैं, वायरस को नहीं। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक खाने से आप सिर्फ अपने पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मार रहे होते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। तो चिकित्सक की अनिवार्यता कब होती है? मतलब डॉक्टर के पास कब भागना है? अगर बुखार ठहर जाए, मतलब 2-3 दिन बाद भी न उतरे, या रोगी बहुत ज्यादा परेशान हो, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही हो, तो बिना देर किए चिकित्सक को अवश्य दिखाना चाहिए। वहां फिर घरेलू नुस्खे काम नहीं आएंगे। सही कहा। अगर हम इस पूरी चर्चा का एक त्वरित और प्रभावी सार निकालें, तो ये साफ है कि वायरल बुखार एक मौसमी और तापमान के अचानक बदलाव से होने वाली संक्रामक प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। इसके लक्षणों को सही समय पर पहचानना और घबराकर भारी दवाइयां लेने के बजाय किचन में मौजूद गिलोय, तुलसी, अदरक जैसी चीजों का सही इस्तेमाल करना ही हमारी पहली और सबसे मजबूत ढाल है।